नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। बीएसपी चीफ मायावती ने उत्तर प्रदेश की 4 और सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब तक पार्टी ने कुल 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीएसपी की ओर अभी तक 5 मुस्लिम और 4 ब्राह्मण चेहरों को अपने प्रत्याशी के तौर पर दांव लगाया गया है। अब पार्टी ने कानपुर, मेरठ, अकबरपुर और बागपत सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी की बागपत सीट से प्रवीण बैंसला और मेरठ से देवव्रत त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अकबरपुर से राजेश द्विवेदी और कानपुर से कुलदीप भदौरिया को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मायावती की पार्टी ने सबसे पहले इरफान सैफी के नाम का ऐलान प्रत्याशी के तौर पर किया था। उनके नाम का ऐलान बीएसपी पश्चिमी यूपी के प्रभारी शमसुद्दीन रायनी ने किया था। इरफान सैफी को बीएसपी ने मुरादाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो बीएसपी का अब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने का सिलसिला जारी है। लोकसभा तारीख का ऐलान होने के बाद अब बसपा ने अपने प्रत्याशियों के मध्य 3 जिलों के प्रत्याशियों के नाम भी सामने लाए हैं। तो लोकसभा सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी होगा, वो 4 जिले कौन से हैं और कौन से प्रत्याशी को उतारा है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अब बसपा भी चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए अपने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, बसपा ने आज 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, तो वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं अभिनव? जी स्वप्निल, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने भी सभी अन्य पार्टियों की तरह अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत तो जो कानपुर की सीट है और इसके अलावा मेरठ सीट है और अकबरपुर और बागपत की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कानपुर से बात करें तो कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर से जो है वो राजेश द्विवेदी, बागपत से प्रवीण बैंसला और मेरठ से देवव्रत त्यागी जो है उनको प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार अपनी तैयारियों में जुट गई है। बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, उसने किसी से गठबंधन नहीं किया है। लगातार गठबंधन की अटकलें थी और लेकिन इसके बाद भी जो है मायावती ने लगातार गठबंधन से इनकार करते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जानकार बताते हैं इसके पीछे बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपना कोर वोट वापस लाना चाहती है, जो उससे कहीं ना कहीं छिटक रहा था। तो उसी के तहत बहुजन समाज पार्टी जो है वो चुनावी मोड में लगातार नजर आ रही है और उसने अपने 4 जो है प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो तारीखों के ऐलान होने के बाद से सभी दलों की तैयारियां तेज हैं। ऐसे में बसपा थोड़ा देरी क्यों कर रही है? कितना विचार विमर्श अभी करना बसपा को और बाकी रह गया है प्रत्याशियों के नाम पर? जी बिल्कुल। देखिए, सभी पार्टियों के लिहाज से देखिए तो बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे अभी चुनावी तैयारियों में चल रही, चाहे हम इनकी जनसभाएं को लेके कहें या फिर प्रत्याशी तय करने में कहें। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने करीब 50 से ज्यादा सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी लगभग जो है वो 40 से अधिक सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस जो है उसकी सूची तैयार है, वो भी किसी दिन आ सकती है दिल्ली से मुहर लगने के बाद। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है उसने अब तक महज 15 सीटों पे जो है अपने प्रत्याशी तय कर पाई है। शेष 65 सीट चूंकि उसको अकेले लड़ना है, यदि किसी गठबंधन में होती बसपा तो अलग बात थी, लेकिन उसको अब बहुत देर कर रही है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी। जी अभिनव, अगर बात की जाए सपा बसपा सुप्रीमो की, तो मायावती लगभग क्या रणनीति बना रही है, क्या प्लान तैयार कर रही हैं जो इतना वक्त लग रहा है? अब 24 का चुनाव बेहद नजदीक है, अप्रैल में चुनाव के सिलसिले शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि कब तक अन्य प्रत्याशियों के नाम बसपा घोषित कर सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, बसपा सुप्रीमो, लगातार अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं चुनाव। बसपा का एकला चलो का जो प्लान है वो अब सामने आने लगा है और ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो गठबंधन कर सकती है किसी अन्य पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच में खबरें थी कि इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होंगी, इसीलिए जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी रोक दिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगातार इससे इनकार करती रही और बहुजन समाज पार्टी हो या मायावती हो, लगातार उनकी तरफ से जो तमाम ट्वीट सामने आते रहे कि इस चीज का खंडन कर रहे थे। तो बहरहाल जो बसपा है उसने अब 4 और लोकसभा प्रत्याशी अपने उतार दिए हैं। अब तक कुल 14 प्रत्याशी बसपा के मैदान में आ चुके हैं और
अब किसी भी वक्त और प्रत्याशी जो है बसपा के वो भी सामने आ सकते हैं। जिला स्तर पे जो प्रत्याशी है इनकी घोषणा हो रही है। प्रदेश की ओर से कोई ऐसी सूची नहीं जारी हो रही है, या जैसे अन्य पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं या अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर रही है, इस तरह बसपा फिलहाल अभी नहीं कर रही है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में 24 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा कर सकती है। बची हुई सीटों पर मंथन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, वैजयंत पांडा समेत यूपी के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। यूपी की बची हुई सीटों पर मंथन के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत यूपी कोर ग्रुप के अन्य नेता दिल्ली में आज बड़ी बैठक करेंगे। अगर सूत्रों की माने तो आज की बैठक बीजेपी की तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी संभव मानी जा रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के क्षेत्रवार की तैयारियां तेज कर दी है। ऐसे में हर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी को क्षेत्र में किए गए कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी। इसमें बूथवार बनाई गई रणनीति को बताना होगा। ये रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय से लेकर राष्ट्रीय कार्यालय तक भेजी जाएगी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं और कांग्रेस ने इन सभी सीटों पर ताकत झोंक रखी है। पार्टी के नए नेताओं के साथ पुराने नेताओं को भी सक्रिय किया गया है। बुधवार बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में पार्टी ने लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी की नियुक्ति भी किए हैं। सभी लोकसभा क्षेत्र प्रभारियों के निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र की हर सप्ताह की रिपोर्ट तैयार करें और कांग्रेस को होमवर्क दें। उत्तर प्रदेश की रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में डूंगरपुर में जबरन घर तोड़ जाने के मामले में पूर्व मंत्री आजम खान को आज सजा का ऐलान होगा। कोर्ट ने रिटायर्ड डिप्टी एसपी आले हसन समेत 4 आरोपियों को आज दोषी करार दिया है, जबकि 3 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अदालत सोमवार को इस मामले में सजा सुनाएगी और चौथा केस होगा जिसमें आजम खान को आज सजा सुनाई जाएगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है और ऐसे में आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी और एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों के मिले बॉन्ड की डिटेल थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी। इसमें बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं थे। कोर्ट ने 15 मार्च को एसबीआई को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक भाजपा ने कुल 6,986 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश कराए हैं। वहीं डीएमके के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 656.5 करोड़ रुपए मिले हैं और इसमें लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के फ्यूचर के में 509 करोड़ रुपए शामिल हैं, जबकि कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड से 442.8 करोड़ रुपए मिले हैं। मुजफ्फरनगर जिले में कांस्टेबल द्वारा अध्यापक को गोली मारने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी कांस्टेबल शराब के नशे में था और वो मृतक अध्यापक से तंबाकू की मांग कर रहा था, जिस पर तंबाकू न देने के आरोपी पुलिसकर्मी ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अध्यापक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही टीम में शामिल सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो
कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें 2 अध्यापक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियां वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और यहाँ पर एसटी इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पे एसटी इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे। इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है, ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पे आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया, जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इसी खबर पर फोन लाइन पे हमारे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरनगर में एक बड़ी घटना जो है देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर एक सरकारी कार्बाइन से एक यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने एक टीचर को गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल जो परीक्षा की कॉपियां थी उसको लेकर जनपदों में, यूपी के कई जनपदों में जो है ये टीम लेकर पहुंच रही थी, जिसमें एक कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और 2 टीचर और एक ड्राइवर और एक कंडक्टर जो एक गाड़ी के माध्यम से पहुंच रहे थे। जैसे मुजफ्फरनगर देर रात भी एसडी कॉलेज में पहुंचे तो वहां पर स्कूल का जो गेट है तो वो बंद पाया गया, जिसके चलते उन्हें वहां पर ही गाड़ी में लेटने की कोशिश की गई। तो उसी दौरान हेड कांस्टेबल और एक टीचर के बीच कुछ मामूली कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल शराब के नशे में था, जो कि एक तंबाकू मांग रहा था टीचर से, जिसमें इस पूरी घटना को अंजाम दिया और कार्बाइन से गोली चला दी, जिसमें अध्यापक धर्मेंद्र की जो है गोली चलाई गई तो उसमें इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जी अमित, अगर बात की जाए तो आगे की कार्रवाई किस आधार पर हो रही है और परिजनों की क्या मांग है? बिल्कुल, देखिए सीधा इसमें मौके पर पहुंची पुलिस, उनको जैसी जानकारी मिली सभी जितने बाकी के कुछ लोग उसमें मौजूद थे, 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक टीचर और एक कांस्टेबल के अलावा जो है ड्राइवर वगैरह, इन सबको पुलिस ने हिरासत में लेकर अग्रिम कानूनी शुरू कर दी है कार्रवाई। और पुलिस ने हिरासत में लेकर गाड़ी को भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि मामला जैसे ही बताया गया तो तुरंत परिजनों को भी सूचित किया गया। जो मृतक था टीचर, उनके परिजनों को सूचित किया गया। इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। जी अमित, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंगों का उत्सव होली को लेकर देश भर में तैयारियां तेज चल रही हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में होली का उत्सव कई दिनों पहले ही शुरू हो जाता है। यहां मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली के कई रंग दिखाई देते हैं। होली के उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा बरसाना पहुंचते हैं और यहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। वहीं आज से बरसाना में लठमार होली की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि मथुरा, बरसाना और वृंदावन में कई तरह की होली खेली जाती है। इसमें से लठमार होली बेहद प्रसिद्ध है। कानपुर के रहने वाले वैभव गुप्ता इंडियन आइडल विजेता बने हैं। साथ ही वैभव को सम्मानित करने वाले बॉलीवुड एक्टर शहबाज खान पहुंचे थे और ये फेमस धारावाहिक चंद्रकांता मेजर साहब जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कानपुर के टैलेंट की कमी नहीं है, कानपुर में भरमार टैलेंट है। वहीं कार्यक्रम के दौरान इंडियन आइडल के विजेता वैभव गुप्ता ने भी विजेता बनने पर कानपुर शहर वासियों का धन्यवाद किया। साथ ही वैभव ने कहा कि यह इंडियन आइडल की ट्रॉफी मेरी नहीं बल्कि मेरे कानपुर शहर और देशवासियों की है। ये ग्लोरियस अवार्ड जो हमारे प्रमोद भैया ने ये आए, मुझे बोला कि आपका सम्मान करना है मुझे, तो मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं कानपुर की जनता के बीच आ पाता हूँ, उनका आशीर्वाद ले पाता हूँ। और ऐसे जो प्यारे प्यारे इतना आशीर्वाद, ये सम्मान, इसका मैंने ये मेहनत करी है, ये इंटरनेशनल सीजन 14 की ट्रॉफी, मैं सच बताऊं ये खिताब जब मैं जीत के लाया तो जो कानपुर के शहरों के लोगों के चेहरे पर जो हंसी थी, उससे पता चलता है कि ये जो ट्रॉफी थी कितनी मायने रखती है। और वो जो स्माइल है वो बताती है कि सिर्फ मैंने नहीं, इन सब ने ट्रॉफी वो जीती है और ये इतिहास में नाम लिख गया। अब आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे इंडियन सीजन 14 विनर, तो उसमें लिख के आता है वैभव गुप्ता फ्रॉम कानपुर।
यूपी के सीतापुर में महमूदाबाद विधानसभा की बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने नवनिर्मित सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फोन करके सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उनकी फटकार लगाई है और कहा है कि मिट्टी पर ही डामर डालकर मानक विहीन सड़क बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक सड़क निर्माण का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है और कुछ ही देर बाद अपलोड किए गए वीडियो को हटा दिया गया है। वहीं वीडियो डिलीट करते ही लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय ये टॉपिक बन गया है। तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।